वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल जेएम एडवांस क्लासेस। ठीक है, तो इसके पहले वाले हमने वीडियो में राशियों के विषय में पढ़ा, भौतिक राशि के विषय में पढ़ा है ना। उसमें हमने दैसिक राशि और आदैसिक राशि के विषय में जाना। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इकाई, है ना। यूनिट्स के विषय में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यूनिट्स क्या होता है? बेसिकली हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजर को एक्सप्रेस करने के लिए या ये दिखाने के लिए कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का मेजर है, किस फिजिकल क्वांटिटी का ये मेजर है, तो उसे हम उसे दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? यूनिट्स का यूज करते हैं ना। जैसे हमें कोई लंबाई को दिखाना है ना, कोई लेंथ को दिखाना है, तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये 5 केजी लंबा है, ऐसा नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे 5 सेंटीमीटर लंबा है, 5 किलोमीटर लॉन्ग है ना। तो एक किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए एक पर्टिकुलर क्या है? यूनिट है, जिसके जरिए हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट हो गया। यूनिट में समझ में आया? यूनिट मतलब क्या होता है? एक वह माध्यम जिसके द्वारा किसी भी भौतिक राशियों के माप को दर्शाया जाए या फिर भौतिक राशियों को दर्शाया जाए, है ना। उस माध्यम को हम लोग इकाई या यूनिट कहते हैं। इकाई या यूनिट कहा जाता है। ठीक है, इकाई या यूनिट कहा जाता है। अगर यूनिट को देखा जाए तो यूनिट दो प्रकार के होते हैं ना। यूनिट को अगर देखा जाए तो यूनिट हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं मौलिक इकाई, एक को कहा जाता है मौलिक इकाई, और एक को कहा जाता है व्युत्पन्न इकाई। व्युत्पन्न इकाई, ठीक है। एक को कहा जाता है मौलिक इकाई, एक को कहा जाता है व्युत्पन्न इकाई। इसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट, और दूसरा को कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल मतलब क्या होता है? जो खुद में स्वतंत्र हो, जो किसी दूसरे पर निर्भर ना करे, है ना। तो मौलिक इकाई मतलब उस इकाई को कहते हैं, उस भौतिक राशि को इकाई कहता है जो खुद में स्वतंत्र, जो किसी पर निर्भर ना करे, उसे मौलिक इकाई कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न मतलब डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड मतलब क्या? जो निकाले गए हैं, मतलब निकाले गए हैं मतलब क्या? ये दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं? मौलिक इकाई पर निर्भर करते हैं। किसके ऊपर निर्भर करते हैं? ये मौलिक इकाई पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये मौलिक इकाई पर निर्भर करते हैं, मौलिक इकाई पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना। तो व्युत्पन्न इकाई मतलब होता है ये जो मौलिक इकाइयों पर निर्भर करते हैं या मौलिक इकाइयों से गठित होते हैं, वैसे को हम लोग कहते हैं व्युत्पन्न इकाई। ठीक है, तो मौलिक इकाई मतलब क्या होता है? जो स्वतंत्र होते हैं। व्युत्पन्न इकाई मतलब जो मौलिक इकाइयों से गठित होते हैं, जैसे डिराइव्ड यूनिट, ऐसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ फंडामेंटल यूनिट्स के विषय में जानते हैं। विशेषकर 3 फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ने वाले हैं। पहला हमारा होता है लंबाई, लंबाई, लंबाई। दूसरा है मात्रा, और तीसरा है समय, तीसरा है समय। यही कुछ हमारे 7 मौलिक इकाई है, और इन्हीं मौलिक इकाइयों से गठित होकर के हमारे व्युत्पन्न इकाई बनी है। ठीक है, इसके बाद वाले अभी हम पढ़ने वाले हैं ना व्युत्पन्न इकाई। तो हम लोग देखेंगे कि जितनी भी व्युत्पन्न इकाई सब इन्हीं सातों से मिलकर के बनी हुई है। तो पहला हमारा जो मौलिक इकाई है लंबाई। देखिए, लंबाई बोले या चौड़ाई बोले या ऊंचाई बोले या मोटाई बोले, तो ये सभी क्या है? लेंथ को दिखाता है ना। इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर या मीटर। इसका यूनिट हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, दूसरी है हमारा मात्रा, मास, मात्रा या मास। ठीक है ना। तो मात्रा कहने का मतलब, मात्रा मतलब क्या? किसी पदार्थ में कितना क्वांटिटी है, किसी पदार्थ का, उसमें जो मैटर का जो क्वांटिटी है कितना है, उसे हम लोग क्या कहें? मात्रा, है ना। ऐसे हम लोग यूनिट ग्राम या केजी के द्वारा दिखाते हैं। तीसरा है समय, समय को हम लोग सेकंड के द्वारा दिखाते हैं इसमें। 4 नंबर है प्रकाश की तीव्रता, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? प्रकाश की तीव्रता किसी पर निर्भर नहीं करती, है ना। तो ये हमारा कैंडेला होता है। इसका ये भी मौलिक इकाई है, इसका यूनिट होता है कैंडेला। ये इंपॉर्टेंट है, प्रकाश की तीव्रता की इकाई होती है कैंडेला। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत धारा। विद्युत धारा की भी इकाई क्या होती है? एम्पियर होती है। विद्युत धारा की भी इकाई एम्पियर होती है। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर होती है। नेक्स्ट है तापमान। तापमान भी किसी पर निर्भर नहीं करता, ये खुद में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो इसकी यूनिट हो जाती है डिग्री सी या फिर केल्विन। डिग्री सी या केल्विन, हम लोग मेनली केल्विन का यूज करते हैं, है ना। केल्विन तापमान का यूज करते हैं। और पदार्थ का परिमाप, किसी भी पदार्थ का परिमाप मतलब कोई सॉल्यूशन है, उसमें कितना कोई मॉलिक्यूल है ना, उसमें हम लोग मोल के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, है ना। इसे हम लोग मोल के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। तो ये कुछ हमारे व्युत्पन्न इकाई है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी देखने वाले हैं कि ये हमारे कुछ मौलिक इकाई है ना। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्या? कुछ व्युत्पन्न इकाई को, ठीक है, जो इनसे गठित होते हैं। अभी हमने मौलिक इकाई के विषय में देखा। हम लोग अब थोड़ा यूनिट सिस्टम्स के विषय में जान लेते हैं। यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम मतलब क्या? इकाई की पद्धतियां, है ना। इकाई के निम्न पद्धतियां यूनिट सिस्टम्स।
यूनिट सिस्टम्स, ठीक है। यूनिट सिस्टम्स कई प्रकार के, बहुत सारे यूनिट सिस्टम्स है। पहला हमारा होता है सीजीएस सिस्टम, दूसरा होता है हमारा एमकेएस सिस्टम, तीसरा होता है हमारा एफपीएस सिस्टम, है ना, एफपीएस सिस्टम, और चौथा होता है हमारा एसआई सिस्टम। चौथा है हमारा एसआई सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम सेम होते हैं, है ना, ये एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम हमारे सेम होते हैं। तो सीजीएस सिस्टम हमारी सबसे छोटी पद्धति है ना, ये हमारी सबसे छोटी पद्धति, मतलब किसी भी इकाई को एक्सप्रेस करने की ये सबसे छोटी पद्धति है, ठीक है, सिस्टम है। और ये एमकेएस बोला जाए, ये एमकेएस या एसआई दोनों की बड़ी है ना, ये सबसे बड़ी सिस्टम है, सबसे बड़ी पद्धति है, ठीक है ना। दो ही यूनिट होता है, एक बड़ा यूनिट में दिखाते हैं और एक छोटा यूनिट में दिखाते हैं ना। किसी भी मेजर को यदि हम लोग बड़ा यूनिट में दिखाएंगे तो न्यूमेरल वैल्यू कम होगा, और यदि छोटा यूनिट में दिखाएंगे तो न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा होता है ना। ये बात याद रखिए, किसी भी यूनिट को, किसी भी मैटर की फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम लोग एक्सप्रेस लोअर यूनिट में करें तो न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा होगा, है ना, और ग्रेटर यूनिट में करें तो न्यूमेरल वैल्यू स्मॉल होगा। जैसे हम लोग सिंपल देखिए, यहाँ पर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है ना, 1 kg इक्वल 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो ये है हमारा लार्जर यूनिट, तो इसका न्यूमेरल वैल्यू 1 है। ये हमारा है स्मॉलर यूनिट, तो इसका न्यूमेरल वैल्यू ज्यादा है, इसका न्यूमेरल वैल्यू 1000 है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर बड़ा यूनिट में एक्सप्रेस करें तो न्यूमेरल वैल्यू छोटा, और छोटा यूनिट में एक्सप्रेस न्यूमेरल वैल्यू बड़ा होता है, ठीक है। ये हमारा बात नहीं है, हम लोग इस सिस्टम्स के, यूनिट सिस्टम्स के बेसिस में जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी होगी, ये सबसे छोटी होगी, ये सबसे बड़ी पद्धति होगी। यहाँ C4 होता है, सीजीएस सिस्टम में जो लंबाई की यूनिट होता है वो होता है सेंटीमीटर, वो होती है सेंटीमीटर। G4 होता है ग्राम, जो मात्रा की इकाई है, G4 होता है ग्राम, जो मात्रा की इकाई है। और S4 होता है सेकंड, ठीक है। और एमकेएस पद्धति में क्या होती है, M4 होता है मीटर, लंबाई की इकाई, है ना, मीटर, और K4 होता है किलोग्राम, है ना, और S4 होता है सेकंड, S4 होता है हमारा सेकंड, ठीक है। और एफपीएस सिस्टम ये ब्रिटिश सिस्टम है, ये एफपीएस सिस्टम जो है वो हमारी ब्रिटिश सिस्टम है, ये हमारी यूनिट एक्सप्रेस करने की ब्रिटिश सिस्टम है ना। इसमें F मींस होता है फुट, हम लोग लेंथ को यहाँ पर सेंटीमीटर, मीटर वहां पर फुट में होता है। P4 होता है पाउंड, और S4 होता है सेकंड, ठीक है। ये हो गई। और ये जो ऐसा यूनिट सिस्टम है, ये ऐसा यूनिट सिस्टम एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया गया है। ऐसा ही मतलब क्या, हम लोग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में, है ना, पूरे दुनिया में यूनिट्स का एक सेम रखना होगा, मतलब यूनिट्स का जो थिंकिंग है, यूनिट्स का जो मेजर है, उसको सेम रखने के लिए क्या कर दिया गया है, एक इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम बनाया, जिसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, है ना, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट इसे कहा गया। ये कुछ नहीं बल्कि हमारा एमकेएस सिस्टम है, इसी एमकेएस सिस्टम को ही कह दिया गया है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जिसे हम लोग एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूनिट सिस्टम्स थे। अब हम लोग देखने वाले हैं कुछ व्युत्पन्न इकाई के विषय में, है ना, जो किस प्रकार से मौलिक इकाइयों से गठित है, और उसके हम लोग सीजीएस और एसआई सिस्टम में क्या इकाई होगी, हम लोग उसके विषय में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी तक भौतिक राशि के विषय में देखे, हम लोग एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के विषय में देखे, ठीक है। तो हम लोग अब कुछ राशि को देखेंगे और उसके सीजीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूनिट क्या होती है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग 3 मौलिक राशियों की इकाई को जान ले, है ना। पहला है मात्रा, लंबाई और समय। मात्रा की कितनी होगी, मात्रा की अगर बोले तो ग्राम होगा या तो केजी होगा, है ना। लंबाई का बोले तो लंबाई का क्या होगा, लंबाई का होगा हमारा सेंटीमीटर या मीटर, और समय का क्या होगा, सेकंड होगा, ठीक है ना। इन तीनों को देख लीजिए। अब व्युत्पन्न इकाई क्या होती है, पहले बता दिया गया। व्युत्पन्न इकाई क्या होती है, भौतिक राशियों, मौलिक राशियों से मिलकर के जो बनी होती है उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं ना। तो मौलिक इकाई से मिलकर बनी, यही सभी हमारे मौलिक इकाई थे। तो जितने भी राशि दिख रहा है इसमें सभी क्या है, हमारा मौलिक राशि मिला हुआ है ना। तो जैसे हमारा क्षेत्रफल में लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना। आपको फार्मूला यदि याद रहा तो कुछ नहीं, फार्मूला याद होने पर सारा वैल्यू बैठा दीजिए। लंबाई है तो सेंटीमीटर, मात्रा है तो केजी, है ना, समय है तो सेकेंड, इस तरह से यूनिट बैठाना है आपको। जस्ट आपको फार्मूला याद रखना होगा, फार्मूला याद है तो आप किसी का भी यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। तो जैसे पहले हमारा देगा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई में सेंटीमीटर, चौड़ाई में सेंटीमीटर, तो इसका सीजीएस में हो जाएगा सेंटीमीटर, सेम चीज गुना और स्क्वायर चढ़ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह ऐसा ही मीटर स्क्वायर हो गया,
ठीक है। आयतन का केस में क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों सेम यूनिट में है, तीनों लेंथ को दिखा रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब सेंटीमीटर का क्यूब, इधर एसआई में क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। उसी तरह वेग, वेग और चाल, देखिए वेग और चाल के विषय में हमने बताया था कि वेग हमारा होता है दैसिक राशि, चाल होता है आदैसिक राशि, लेकिन दोनों का इकाई सेम होगा, बीमा सेम होगा, ठीक है। तो हमारा वेग का होता है दूरी बटा समय, दूरी का होता है सेंटीमीटर और नीचे समय का होता है सेकंड, है ना। तो सेंटीमीटर और नीचे सेकंड, तो देखिए हम यहाँ पर -1 लिखे, बहुत सभी जगह यहाँ पर आपको -1 -2 दिखेगा, एक समझ लीजिए और बाकी कैसे हो रहा है उससे आप समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ पर सेकंड का पावर में 1 है ना। जैसे ही ये ऊपर जाएगा, नीचे से जब भी कोई ऊपर जाता है तो पावर में जो होता है वो माइनस में आ जाता है, तो सेंटीमीटर, नीचे सेकंड था पावर 1, तो नीचे से जैसे ही ऊपर गया तो हमारे ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वेग। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, है ना। अब देखिए वेग हमें मिल गया है, वेग और इसके बटा में समय, तो जैसे ही इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो इसका ऊपर में आ जाएगा s का पावर -1, ये -1 ये -1 जुड़ करके क्या हो जाएगा, -2, तो हमारा इसका यूनिट ये यहाँ पे -2 होगा, ठीक है, इसका यूनिट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी मतलब होता है यदि कोई पदार्थ गोलाकार मार्ग पर या वृत्ताकार मार्ग पर गमन करती है तो उसमें जो वेग होता है उसके वेग को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं ना। किसी सर्कुलर वे में ओरिएंट करें, है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। इसे ओमेगा द्वारा दिखाते हैं, ओमेगा इक्वल होता है v/r, या फिर हम लोग इसे इस तरह से भी दिखाते हैं, है ना, हमारा v इक्वल होता है θ/t, 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 है ना। तो थीटा मतलब एंगल है, और एंगल का जो हमारा यूनिट होता है उसको रेडियन में दिखाते हैं ना। एंगल का यूनिट क्या होता है, रेडियन में दिखाते हैं, तो इसका हो गया रेडियन पर सेकंड, है ना। तो रेडियन पर सेकंड, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा घनत्व। घनत्व मतलब होता है मात्रा बटा में आयतन, किसी भी पदार्थ का मात्रा और उसके आयतन से भाग कर देंगे तो जो मिलेगा क्वांटिटी वो हमारा घनत्व कहलाता है। तो मात्रा का होता है हमारा ग्राम या केजी, और घन आयतन का हम अभी देख चुके हैं ना, मीटर क्यूब। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा आता है संवेग। संवेग मतलब होता है मात्रा गुना वेग को क्या कहते हैं, संवेग कहता है कि यदि कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ गतिशील में है और उसकी मात्रा भी है, तब बोलेंगे उस पदार्थ के अंदर संवेग उत्पन्न हो गया, है ना, उस पदार्थ के अंदर संवेग उत्पन्न हो गया। जैसे हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट होता है ना, कार जा रही है, स्पीड से जा रही है, अचानक से ब्रेक मारी तो क्या हो, एक्सीडेंट हो। जैसे कार जा रही है ना, अचानक से रुक गई या फिर किसी से टक्कर खा गई तो क्या होता है, बहुत ही ज्यादा घायल होता है, पूरा उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, वहां पे संवेग क्या होता है, जीरो हो जाता है तुरंत। तो किसी भी पदार्थ के अंदर जो गति होता है और उसकी मात्रा होगी तो उसके अंदर संवेग उत्पन्न होगा, है ना। तो संवेग के कारण ही एक्सीडेंट में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा चोट लगता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छत से ऊपर से कूद जाए, एक बार बालू पर कूदते हैं छत से और एक बार ढलाई वाला जमीन पे कूदते हैं, तो फर्क समझ में आ जाएगा, है ना। बालू पर कूदने से क्या होगा, बॉडी को चोट नहीं लगेगा, लेकिन वही जो ढलाई वाला जगह पर अगर कूदे छत से तो हमारा हाथ पैर सब फ्री हो जाएगा। तो कारण क्या होता है, संवेग के कारण होता है ना। जैसे हम लोग गति में आते थे, एक तो हमारा बॉडी का वेट है, मात्रा है इसका, और जैसे हम कूदेंगे तो हमारे अंदर एक स्पीड आ जाएगा, तो यानी मात्रा गुना वेग उत्पन्न हो गया, यानी हमारे बॉडी में संवेग क्रिएट हो गया। और फिजिक्स कहता है कि संवेग हमेशा संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहती है ना। फिजिक्स कहता है संवेग हमेशा संरक्षित रहेगी, पहले जितना संवेग था और बाद में जितना संवेग वो दोनों सेम रहेगा। तो जैसे हम लोग छत से कूदते हैं बालू पर, तो बालू पर कूदते ही हम तुरंत रुक नहीं जाते, थोड़ा सा गतिशील रहते हैं, जिसके कारण हम थोड़ा बालू के नीचे थोड़ा धंस जाते हैं, हमारा पैर थोड़ा बालू के नीचे धंस जाता है। मतलब क्या हो रहा है, फिजिक्स कह रहा है कि संवेग कंटिन्यू रहेगा, इसलिए इस कंटिन्यू को रखने के लिए क्या होता है, हमारा पैर थोड़ा बालू के अंदर धंस जाता है जब छत से कूदते हैं। लेकिन वही जब हम लोग ढलाई वाले एरिया में कूदते हैं तो छत से कूदे, हमारे बॉडी के अंदर संवेग उत्पन्न हो गया, लेकिन जैसे ही ढलाई वाले जमीन पर कूदे तो धंसते नहीं है हम लोग, उल्टा हमारा स्पीड क्या होता है, जीरो हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी कहता है कि वो आगे बढ़ेगा। संवेग कहता है कि संवेग कंजर्व रहेगा, फिजिक्स कहता है संवेग कंजर्व रहेगा। तो जिसके कारण जैसे हम लोग ढलाई पर कूदते हैं तो हमारा स्पीड जीरो हो गया, जैसे स्पीड जीरो यानी संवेग जीरो हो गया, लेकिन फिजिक्स कह रहा है संवेग कंजर्व रहेगा। तो कंजर्व रहने के लिए क्या होता है, जमीन के नीचे से हमारे बॉडी पर संवेग इफेक्ट लगता है, संवेग के कारण क्या हो जाता है, हमारे बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा चोट लगती है ना, बहुत ज्यादा चोट लगती है, इसलिए संवेग का प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बल। बल मतलब होता है मात्रा गुना त्वरण। किसी भी मात्रा वाले पदार्थ के ऊपर यदि हम धक्का दें, यदि उसमें त्वरण उत्पन्न करते, मतलब किसी भी पदार्थ के अंदर यदि हम त्वरण उत्पन्न करते तो बोलेंगे उसके ऊपर बल आरोपित हुआ है ना। तो बल बराबर होता है मात्रा गुना त्वरण। तो सिंपल सा ये इंपॉर्टेंट है ना, बल का जाना पहचाना है न्यूटन और डाइन, न्यूटन और डाइन। न्यूटन है एसआई पद्धति में और डाइन है हमारा सीजीएस पद्धति में, ठीक है। इसके अलावा साथ साथ यदि आप इसका मौलिक इकाई के रूप में अगर एक्सप्रेस करना चाहें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे आप वैल्यू बढ़ा सकते हैं, मात्रक हो गया ग्राम, और त्वरण अभी हमने निकाल के रख चुका है ये, तो ग्राम इंटू ये यही हो जाएगा हमारा, है ना, ग्राम और ये मिलकर के ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आवेग, इंपल्स। इंपल्स मतलब होता है फोर्स इंटू टाइम को हम लोग इंपल्स कहते हैं, बल इंटू समय को इंपल्स कहते हैं। ठीक है, तो इसका न्यूटन सेकंड हो जाएगा, न्यूटन, बल का हो गया न्यूटन और समय का हो गया सेकंड। तो आप इसे इस तरह देखिए, यहाँ पर एक तो सेकंड मल्टीप्लाई, यहाँ पर अगर हम लोग s मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे 1 है ना, 1, ये 1 इससे घट करके -1 कर देगा, इसलिए इसका ऐसा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कार्य। कार्य मतलब होता है बल गुना विस्थापन। किसी भी वस्तु के ऊपर हम बल लगाए और वस्तु एक निश्चित दिशा में क्या करे, विस्थापित हो रही है, तो बोलेंगे उसके ऊपर कार्य आरोपित हो रहा है। कार्य के विषय में इसके पहले वीडियो में बताया था, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, दिशा होते हुए भी ये आदैशिक राशि कहलाती है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, ये भी डॉट, ये भी दैशिक राशि, ये भी दैशिक राशि, दोनों फैक्टर क्वांटिटी है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट होने के कारण ये आदैशिक राशि कहलाती है। तो कार्य का इकाई होता है जूल या अर्ग। जूल होता है सीजीएस में, जूल होता है एसआई में, और अर्ग होता है सीजीएस में। जूल होती है हमारे एसआई सिस्टम में और अर्ग होता है हमारा सीजीएस में। ठीक है, तो याद रखिए कार्य है, ऊर्जा है ना, कार्य, ऊर्जा और उष्मा, यहाँ उष्मा नहीं लिखा हुआ है, कार्य, ऊर्जा और उष्मा, इन तीनों का जो इकाई होता है सेम होता है, इन तीनों की इकाई क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, तो कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो आप यहाँ से इसका जनरल जो यूनिट होता है हम लोग जूल या अर्ग यूज करते हैं। यदि आप इसे व्युत्पन्न इकाई के रूप में एक्सप्रेस करना चाहे तो आपका ये आएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है ऊर्जा। ऊर्जा हमारा, ऊर्जा का फार्मूला है हाफ mv स्क्वायर या mgh। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, मेनली होती है बहुत प्रकार की, लेकिन मेनली हम लोग दो प्रकार का देते हैं, काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, है ना, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होती है mgh। तो यदि आप इसका देखें तो इसका भी जूल होगा, और यदि इसका व्युत्पन्न इकाई के रूप में देखें, मौलिक राशियों के रूप में देखें, है ना, मौलिक इकाई के टर्म में देखें, तो आपका यही आएगा जो कार्य का मिला था। ठीक है, उसी तरह आपको यहाँ पर टॉर्क, टॉर्क का भी आपको वही देखने को मिलेगा, ये तीनों, ये यूनिट और ये यूनिट, है ना, ये और ये, इन तीनों का सेम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टॉर्क मतलब होता है बल गुना दूरी, है ना, इसके पहले वाले में भी हम लोग टॉर्सन पढ़े थे, वहीं से टॉर्क आया है। तो टॉर्क मतलब ये होता है, जैसे कोई भी पदार्थ है ना, ये कोई पदार्थ है, ये एक रॉड है ना, हमने इसे मूव कराना है, यहाँ से इसे हम फिक्स कर दिए है ना, तो ये क्या होगा, एक इधर फोर्स लगेगा और सेम फोर्स इधर लगेगा। अगर ऐसा फोर्स लगे तो ये क्या होगा, पदार्थ इस तरह से गोल 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 घूमना शुरू कर देगा। तो ये जो फोर्स लग रहा है वही टॉर्क कहते हैं। टॉर्क भी क्या होता है, एक फोर्स ही है ना, एक यूनिट लेंथ पर जितना फोर्स लगता है उसे टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो ये टॉर्क न्यूटन मीटर होता है। नेक्स्ट है हमारा दबाव या स्ट्रेस। दबाव या स्ट्रेस, दबाव मतलब होता है कि किसी दबाव मींस होता है मतलब एक इकाई क्षेत्रफल पर जो ऊपर से लंबवत बल लगता है। लंबवत बोल सकते हैं या लंबवत नहीं भी बोल सकते हैं ना। लंबवत यदि बोलेंगे तो हम लोग हो जाएगा थ्रस्ट, वो हमारा कहला जाएगा थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होती है, लंबवत लगती है, या फिर बायोंसी, वो लंबवत लगती है ना। तो दबाव मतलब होता है कि एक बल बटा क्षेत्रफल, किसी इकाई क्षेत्रफल पर जो ऊपर से बल लग रही है ना, उसे हम लोग दबाव या स्ट्रेस कहते हैं। दबाव का अगर आप जनरली अगर इस तरह से देखें तो बल का होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगी। या फिर इसका एक और यूनिट है पास्कल है, बार है। इसके साथ साथ हम लोग इसको एटमॉस्फेरिक एटीएम के द्वारा भी लिखते हैं, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर हम लोग इसे पारे के स्तंभ की ऊंचाई, मतलब इसको कहते हैं सेंटीमीटर ऑफ एचजी, है ना, सेंटीमीटर ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी, इस तरह से हम लोग दिखाते हैं। ठीक है, मतलब पारे का स्तंभ की ऊंचाई जितनी होगी वही बार की यूनिट, वही हमारा दबाव की इकाई होगी। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, पृष्ठ तनाव मतलब द्रव के तल पर क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, द्रव के तल पर तनाव उत्पन्न होता है ना, जिसके कारण द्रव क्या रहता है, हमेशा तल में बनी रहना चाहती है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन कहने वाला आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं सरफेस टेंशन क्या है ना। यहाँ पे मैं छोटा सा दिखाता हूँ, जैसे देखिए ये द्रव है हमारा, तो द्रव के बीच वाला यदि कोई द्रव ले ले तो इसके ऊपर क्या प्रेशर लगेगा, प्रेशर इधर जितना प्रेशर लगेगा वही प्रेशर इधर भी उतना ही लगेगा, उधर भी इतना, इधर जितना प्रेशर लगेगा इधर का भी प्रेशर सेम हो। तो द्रव के अंदर का जितना भी प्रेशर सब सेम है, लेकिन मतलब यहाँ पर जितना द्रव के ऊपर प्रेशर लग रहा है ना, वो सेम है, मतलब चारों ओर से सेम होने के कारण सब कैंसिल हो जाता है। कैंसिल होने के कारण क्या हो जाता है, टोटल हमारा प्रेशर जो होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, टोटल प्रेशर हमारा जीरो हो जाता है। लेकिन जो द्रव के सतह पर है, ये जो लेकिन द्रव के जो सतह पर है, यहाँ पर इस जगह पर इधर प्रेशर लग रहा है, इधर प्रेशर लग रहा है, इधर दोनों का साइड का प्रेशर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड का जो है
इसी तरह यहाँ का जो डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड जो बल है, जो प्रेशर है, वो हमारा रह जा रहा है। इसी के कारण द्रव के सतह पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है, खिंचाव होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है ना। तो सरफेस टेंशन के कारण ही हम लोग देखते हैं जल के बूंद का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल शेप होता है। वर्षा के बूंद का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। इसी कारण होता है, ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही होता है। तो सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन का यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है। और इसे भी आप इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना, इस रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे कुछ यूनिट्स हुए। इसके बाद के और भी कुछ हम लोग यूनिट्स को देख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग कुछ और भौतिक राशि को देखते हैं। ठीक है ना। देखिए इन सभी का मेनली ये सभी यूनिट्स है ना, इसका हम लोग सीजीएस और एसआई नहीं देखते हैं। हम लोग मेनली ये सभी यूनिट्स जो हमारा प्रचलित यूनिट्स है, विशेषकर एग्जाम में यही सब पूछे जाते हैं, है ना। इन सभी के सीजीएस और एसआई होते हैं, लेकिन वो सभी एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। हम लोग इसी को देखते हैं। पहला हमारा है उसमें चालकता, है ना। उसमें चालकता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर से किसी पदार्थ का क्या कैपेसिटी है ना, कि वो अपने अंदर से उष्मा को प्रवाहित होने दे, है ना। जैसे मान लीजिए एक पदार्थ है, ये एक पदार्थ का ये हमारा फेस है, एक फेस ये है ना, और एक पदार्थ का ये हमारा फेस दे रखा है। ठीक है। इस तरह से एक पदार्थ है, इसका एक ये फेस, एक ये फेस। हमने क्या किया, इधर से उष्मा आ रहा है, इधर से उष्मा आ रहा है, और इधर से उष्मा निकल रहा है ना। तो इस पदार्थ के अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमता है कि वो उष्मा को अपने अंदर से प्रवाहित होने दे, तो उस क्षमता को हम लोग कहते हैं उसमें चालकता। इसे हम लोग K इक्वल्स टू होता है QL। Q मतलब होता है इसमें कितना उष्मा प्रवाहित की गई, और L मतलब होता है यहां से यहां तक का फेस का दूरी L, है ना। A मतलब होता है इन सभी तलों का क्षेत्रफल। ठीक है। T मतलब होता है कितने समय तक उष्मा प्रवाहित किया गया है, और डेल T मतलब ये फेस और इस फेस के बीच का तापमान का क्या अंतर होता है। ठीक है। तो इसका उसमें चालकता की इकाई होती है वाट मीटर पर केल्विन। वाट मीटर पर केल्विन। ठीक है। इसकी यूनिट होती है वाट मीटर पर केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है विस्कोसिटी, श्यानता। विस्कोसिटी, श्यानता। देखिए मैंने यहाँ ये eta इक्वल्स टू 5 F/6 भी लिखा है, लेकिन मेरे लिए ये फॉर्मूला नहीं होता, है ना। ये अपोजिंग फोर्स के अनुसार से निकाला गया है। तो श्यानता मतलब होता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मतलब होता है, सिंपल सा भाषा में अगर हम लोग विस्कोसिटी समझे तो कि किसी द्रव के अंदर किसी पदार्थ का मूवमेंट में कोई द्रव के अंदर कोई पदार्थ गतिशील है, तो उस पदार्थ के गतिशील का जो मतलब मेन वेलोसिटी होना चाहिए उससे थोड़ा कम होता है। मतलब द्रव क्या करती है, उसके ऊपर बाधा लगाती है। जैसे हम यहाँ समझ सकते हैं, है ना। यहाँ पे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि इसके अंदर पानी भरा हुआ है ना, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और इसके अंदर हम लोग कुछ भर रखे, इसमें ग्लिसरीन ले लिया, इसमें ग्लिसरीन ले लिया। ठीक है ना। इसके अंदर हमारा वाटर है और इसके अंदर हमारा ग्लिसरीन है। खराब हो गया, ठीक है। तो इसमें हमारा वाटर भरा हुआ है, इसमें ग्लिसरीन भरा हुआ है। हमने क्या किया, ऊपर से कोई एक छोटा सा पत्थर को या फिर कोई छर्रे को क्या करते हैं, ऊपर से हम गिरा देते हैं, है ना, गिरा देते हैं। ये छर्रा गिर रहा है, ठीक है। इसमें भी वही छर्रे इसमें गिरा देते हैं। अगर इसमें मान लीजिए इसमें मेरा सेकंड लगा 0.1 सेकंड, तो इसमें हमारा 1 सेकंड लग गया समय, है ना। इसमें इस पानी में जैसे मैंने छर्रा गिराया तो गिरने में कुछ ही समय लगा, और लेकिन ग्लिसरीन में जैसे ही गिराया तो कुछ ज्यादा समय लग गया। तो वही छर्रा है ना। दोनों का माप भी वही है, सेम क्वांटिटी में लिक्विड भरा हुआ है, लेकिन ये वाटर है और ये ग्लिसरीन है। मतलब क्या हो रहा है, इसके मतलब क्या एक्चुअली क्या होता है, लिक्विड्स का लेयर होता है। और वो लिक्विड्स क्या करते हैं, जब कोई एक लिक्विड दूसरे लिक्विड किया जाता है ना, तो आपस में एक दूसरे को रेजिस्टेंस लगाता है, बाधा लगाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका स्पीड जो होता है कम हो जाता है। ठीक है। तो जिसके कारण ये जो ग्लिसरीन गिर रही थी, ये ग्लिसरीन गिर रहा है, इसमें जो छर्रा गिर रहा है, इसमें इसका लेयर्स के बीच जो बाधा है, रेजिस्टेंस है, वो कम है, और इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है, जिसके कारण क्या होता है, धीरे धीरे टाइम ज्यादा ले रहा है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि श्यानता मतलब क्या है, विस्कोसिटी मतलब कहने का मतलब क्या, कि किसी द्रव के अंदर किसी भी चीज का जो मूवमेंट होता है ना, अगर ऊपर से गिरा दिया, जैसे पतनशील वस्तु कहता है, अगर गिरा दिया जाए, है ना, तो उसके स्पीड में कमी होता है। तो उसके स्पीड में जो बाधा लगती है द्रव के लेयर के द्वारा, द्रव का परत के द्वारा जो बाधा लगती है, उस बाधा को हम लोग श्यानता या विस्कोसिटी कहते हैं। इसे श्यानता या
विस्कोसिटी कहा जाता है, ठीक है। इसे सयांता या विस्कोसिटी कहा जाता है। जैसे कोई सभी लिक्विड का होता है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं, ग्लास में पानी को घोलते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, तो क्या होता है, पानी घूमते 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 फिर धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। क्यों स्थिर हो जाता है? एक्चुअली में वहां विस्कोसिटी काम लगता है। एक लेयर दूसरे लेयर को घिसता है, बाधा लगाता है, उसके मूवमेंट को रोकता है, वो जो बाधा लग रही है उसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। लेकिन याद रखिए, लिक्विड हीलियम में विस्कोसिटी जीरो होता है ना, लिक्विड हीलियम में विस्कोसिटी जीरो होता है। यदि आप लिक्विड हीलियम को इस तरह से गोल गोल घुमा दीजिए, पानी के जैसे हम लोग घुमाते हैं उसी तरह से घुमा दीजिए, तो हमेशा घूमता रहेगा। क्यों घूमता रहेगा? क्योंकि उसका जो विस्कोसिटी है वो हमारा जीरो होता है, इसलिए लिक्विड हीलियम को एक बार मूवमेंट कराने से वो हमेशा मूवमेंट में रहता है, ठीक है। तो इसका यूनिट इंपॉर्टेंट है, सयांता विस्कोसिटी का इंपॉर्टेंट है, इसका पॉइस होता है, इसका यूनिट पॉइस लिखा जाता है, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है? पॉइस लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा इंडक्टेंस। इंडक्टेंस मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ के अंदर से करंट का प्रवाह को इंडक्टेंस के अनुसार से हम कह सकते हैं, है ना। तो इंडक्शन जैसे होता है उसी तरह इंडक्टेंस है, तो इसका यूनिट हेनरी है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अलग अलग है ना, दो चीज है, इसमें कंफ्यूजन होता है और ये कई बार पूछा गया है। मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब होता है किसी एरिया से कितना मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है, उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। इसका यूनिट होता है वेबर, W से दिखाया जाता है, WB से दिखाया जाता है, इसका यूनिट है वेबर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बताता है कि किसी एरिया से जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास हो रहा है उसका डेंसिटी क्या है ना, उसे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहते हैं। इसका होता है टेस्ला, इंपॉर्टेंट है ये दोनों, है ना, इसका वेबर, इसका टेस्ला, ठीक है। नेक्स्ट होता है आवेश। आवेश मतलब चार्ज मतलब कूलम, है ना। तो चार्ज का यूनिट होता है कूलम, चार्ज का यूनिट हमारा होता है कूलम, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, ठीक है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम। विद्युत विभव मतलब पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, ठीक है। आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि किसी भी वेव का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में, मतलब एक वेवलेंथ को ट्रेवल करने में जितना समय लगा उसका इनवर्स को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, है ना, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का समय यूनिट होता है हर्ज, इसका यूनिट होता है हर्ज या पर सेकेंड, हर्ज या पर सेकेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति का भी इंपॉर्टेंट है। अब प्रतिरोध का भी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोध तो जानते ही है ना कि किसी करंट के अंदर, किसी चालक के अंदर से, किसी तार के अंदर से जो करंट पास होती है, उस करंट के फ्लो में जो बाधा लगती है ना, उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ठीक है। नेक्स्ट आता है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा कहने का मतलब होता है कि हम लोग Q = mst जानते हैं, क्या जानते हैं, हमसे S निकाला हुआ हमारा होता है Q = mst, ठीक है ना। तो S = हो जाएगा Q/mt। तो विशिष्ट ऊष्मा कहने का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ की इकाई, मतलब ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि इकाई मात्रा वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसी को हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी भी इकाई मात्रा वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है उसे विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो विशिष्ट ऊष्मा की इकाई होती है जूल पर केजी पर केल्विन, है ना, ये केल्विन, K फॉर केल्विन दिखाया गया है, जूल पर केजी पर केल्विन ये हमारा होता है। इसी तरह कंडक्टेंस, कैपेसिटेंस मतलब होता है कैपेसिटर से कैपेसिटेंस आया है ना, इसे आप याद रखिए, कैपेसिटेंस से कैपेसिटर आया है, तो इसका होता है फैराड होता है, फैराडे से फैराड आया है ना, यूनिट इसका यूनिट होता है फैराडे, ठीक है। नेक्स्ट आता है चालकता, ये इंपॉर्टेंट है। चालकता मतलब वही कंडक्टिविटी, यहीं से आया है ना, यहीं से हमारा है, प्रतिरोध से यहाँ चालकता को हम लोग ये भी कह सकते हैं, कंडक्टेंस कह सकते हैं। यहाँ पर इसे हम लोग, इसे इंग्लिश में कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस, ठीक है ना। कंडक्टेंस ये क्या होता है? उल्टा होता है रेसिस्टेंस के, ये रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस का ये रेसिप्रोकल होता है, मतलब रेसिप्रोकल मतलब क्या? प्रतिरोध का उल्टा अगर कहलाएगा कंडक्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध के उल्टा को क्या कहते हैं? चालकता या कंडक्टेंस कहते हैं, ठीक है। अब प्रतिरोध का उल्टा है, तो प्रतिरोध का उल्टा हम लोग इसे या इस तरह से लिख सकते हैं या तो इस तरह से लिखते हैं, ओम पावर -1, ठीक है। तो इसका होता है साइमन या फिर महो या फिर ओम इनवर्स, ये प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, ठीक है ना, ठीक है। जितना प्रतिरोध ज्यादा होगा उसका चालकता उतना कम होगा, जिसका प्रतिरोध कम होगा उसका चालकता ज्यादा होगा। देखिए यहाँ पे विलोम समानुपात है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेडियो सक्रियता मतलब होता है कि किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का पर सेकंड जो डीके होने का रेट है ना, उस मतलब डीके कहने का मतलब क्या? टूटता है। रेडियो एक्टिविटी क्या करता है? मतलब टूटते रहता है, उससे अल्फा बीटा गामा रे जिस तरह की कुछ असीम किरणें निकलती है ना, तो उसे रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बैक्वेरल,
रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है बैक्यूरेल। एक साइंटिस्ट का नाम है बैक्यूरेल, है ना, उन्होंने इसके रेट को लेकर बताया, तो उन्हीं के नाम पर इस यूनिट का नाम रखा गया बैक्यूरेल, या फिर पर सेकंड होता है। इसका यूनिट क्यूरी भी होता है। आप मैडम क्यूरी के विषय में जाने, सीयू से क्यूरी होता है ना, क्यूरी भी इसका यूनिट होता है। मैडम क्यूरी के बारे में आप जानते हैं ना, उन्होंने रेडियम और पोलोनियम का खोज किया था, और शी इज द फर्स्ट लेडी हु गॉट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री, है ना, वो पहली महिला थी जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में नोबेल प्राप्त किया। ठीक है, तो क्यूरी भी होता है, बैक्यूरेल भी होता है, या पर सेकंड होता है रेडियो एक्टिविटी के। हम लोग कुछ लंबाई के अन्य इकाइयों को देखते हैं। ठीक है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, आपस का कुछ डिस्टेंस का जो लेंथ होता है उसे हम लोग मीटर या किलोमीटर के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ना। अर्थ सरफेस के ऊपर एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस जाने में जो मतलब अर्थ सरफेस पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस के हम लोग उसको मीटर या फिर किलोमीटर के रूप में हम लोग जनरली एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ बड़ी इकाइयां भी है, या इसके अलावा कुछ छोटी इकाइयां भी है जिसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा ज्योतिष इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ज्योतिष इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये यूनिट किस में हम लोग यूज करते हैं, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर करने में हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का यूज करते हैं। एयू के द्वारा हम लोग दिखाते हैं इसको। ठीक है, अर्थ और सन के बीच के दूरी को हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये सभी इंपॉर्टेंट है ना, ये सभी का सभी तीनों यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अर्थ और सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम लोग किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं, ज्योतिष इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, एक ज्योतिष इकाई का वैल्यू होता है 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, 1.496 into 10 to the power 11 मीटर, या फिर इसे हम लोग 15 करोड़, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर कहते हैं ना, क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारा 1 AU इक्वल्स टू इतना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकाश वर्ष मतलब होता है कि प्रकाश की किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, है ना, प्रकाश की किरणों के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष कहते हैं। वही कह रहे हैं, एक वर्ष में प्रकाश की किरणों द्वारा तय दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका यूज हम लोग किसका मेजर करने में करते हैं, पृथ्वी से दूसरे ग्रह स्टार, है ना, पृथ्वी से दूसरे ग्रहों के बीच की दूरी पता करने में हम लोग बीच की दूरी को एक्सप्रेस करते हैं लाइट ईयर से। ठीक है, सूर्य, पृथ्वी और तारा या पृथ्वी और दूसरे स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है हम लोग उसे लाइट ईयर से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है पार्सेक यूनिट। पार्सेक मींस होता है, पार्सेक एग्जाम में कई बार पार्सेक से पूछा गया है ना, यहाँ से क्वेश्चन दे देता है कि निम्न में से कौन सी लंबाई की इकाई है, तो ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, एक पार्सेक दिया रहेगा, है ना। तो यहाँ पर पार्सेक सेक देखते ही समय हम लोग समझ जाते हैं शायद समय को दिखा रहा है, सेकंड होगा, लेकिन याद रखना होगा कि ये जो पार्सेक यूनिट है लेंथ को दिखाता है। ये पार्सेक यूनिट लेंथ को दिखाता है ना। क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एक लंबाई दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, और 4 नंबर में कोई नहीं दिया रहेगा। ठीक है, इसमें सब समझना होगा कि पार्सेक जो है ना, लंबाई की इकाई है। ठीक है ना, तो आवृत्ति की इकाई है, ना ही हमारा समय की इकाई है, ये लंबाई की इकाई है। इसका यूज हम लोग किसमें करते हैं, एक स्टार से दूसरे स्टार्स के बीच की दूरी मेजर करने में करते हैं। पार्सेक का यूज एक स्टार से दूसरे स्टार के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम लोग पार्सेक यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। 1 पार्सेक इक्वल्स टू होता है 3.1 into 10 to the power 16 मीटर। 1 पार्सेक इक्वल्स टू होता है 3.1 into 10 to the power 16 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बड़े यूनिट्स हो गए। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं, जैसे हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट में हम लोग क्या करते हैं, मिलीमीटर तक हम लोग मेजर करते हैं। मिलीमीटर से भी नीचे चला जाता है तो हमारा आता है माइक्रोन मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोन मीटर इक्वल्स टू होता है 10 to the power -6। 10 to the power -6, 10 to the -6 मतलब क्या, 1 by 1 2 3 4 5 6 7 सॉरी 6 इतना मीटर, यानी हम लोग डेसिमल में लिखे तो कितना आएगा, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6 इतना मीटर, है ना। इतना मीटर आता है हमारा 1 माइक्रोन में। ठीक है, 1 माइक्रोन मींस कितना मीटर कुछ होता है। ठीक है ना, तो माइक्रोन ये सब स्मॉलेस्ट यूनिट में होते हैं। हम लोग इसे बैक्टीरिया का साइज या फिर कोशिका के शेप्स को हम लोग दिखाते हैं माइक्रोन में, है ना। माइक्रोन के जरिए हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, बैक्टीरिया का साइज को हम लोग दिखाते हैं, कोशिका का साइज को दिखाते हैं, अमीबा के साइज को हम लोग किसमें व्यू करते हैं, माइक्रोन यूनिट में हम लोग इसे एक्सप्रेस करते हैं। दूसरा आता है नैनोमीटर। नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो पार्टिकल्स से हम लोग नैनोमीटर को एक्सप्रेस करते हैं। तो नैनो मतलब होता है 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 to the power -9 मीटर।
1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, ठीक है। इसके जरिए हम लोग नैनोमीटर के जरिए हम लोग परमाणु के आकार के विषय में हम लोग बताते हैं। परमाणु का आकार, परमाणु का रेडियस, एटम का रेडियस कितना होता है, उसे हम लोग नैनोमीटर के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एंगस्ट्रॉम। इसे ए नॉट, ए ऊपर में 0 द्वारा दिखाया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 टू द पावर माइनस 10, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम के जरिए हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ का मतलब वेवलेंथ जो तरंग लंबाई होता है, उस तरंग लंबाई को हम लोग मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम के जरिए। या फिर बॉन्ड का हम लोग मेजर करते हैं ना, कोई मॉलिक्यूल्स के बीच में एक बॉन्डिंग जो है, उस बॉन्ड को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एंगस्ट्रॉम के जरिए हम लोग दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है फर्मी। फर्मी और भी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ना, जिसे हम लोग 10 टू द पावर माइनस 15 होता है। 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 15 होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे इतना तक ही रहते हैं। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बीमा देखेंगे और कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में जानेंगे, है ना, कि किस इंस्ट्रूमेंट से किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।